हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने लिबरलिज्म की या उदारवाद की विचारधारा के मतलब को समझा था, अलग अलग आयामों के हिसाब से, और समझा था कि किन परिस्थितियों में उसका उदय हुआ। आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन खंडों में इसका विभाजन हो गया। सबसे पहले लिबरलिज्म या उदारवाद की विचारधारा दो खंडों में बढ़ जाती है, एक व्यक्तिवाद और दूसरा उपयोगितावाद या इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। इंडिविजुअलिज्म की विचारधारा कहती है कि व्यक्ति हर चीज के मध्य में है, जो भी कानून, जो भी पॉलिसी, जो भी नियम बनेंगे वो व्यक्ति की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। अगर व्यक्ति की आज़ादी या व्यक्ति की खुशी किसी भी तरीके से बाधित होती है तो वो नियम ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक घर में 7 जने हैं और फैसला होता है कि आज खाने में बनेगा शाम को बिरयानी, ठीक है, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, जो आपको पसंद हो वो वाली बना लीजिए, अपने हाथ में है। तो आज शाम को बनेगी बिरयानी। अब परिवार में 7 में से 6 जने बहुत खुश है, लेकिन एक जने को बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो वो दुखी है। हालांकि कौन ऐसा जिसे बिरयानी अच्छी नहीं लगती, पहले तो उस व्यक्ति से मिलवाओ, ठीक है। फिलहाल तो 7 जनों में से 6 जनों ने को बिरयानी अच्छी लगती है लेकिन एक को अच्छी नहीं लगती। तो व्यक्तिवाद की विचारधारा कहेगी कि क्योंकि एक जने को बिरयानी अच्छी नहीं लगती, आप घर में बिरयानी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सबकी खुशी होनी चाहिए, सबकी आज़ादी होनी चाहिए। वो व्यक्ति अगर अकेला है और आप लोग ज्यादा है नंबर में, तो इसका मतलब है थोड़ी आप उसकी मर्जी का नहीं करोगे। ऐसा करो जिससे सातों लोग खुश हों। तो ये कहती है व्यक्तिवाद की विचारधारा या इंडिविजुअलिज्म की विचारधारा कि हर व्यक्ति की खुशी, हर व्यक्ति की आज़ादी जरूरी है, ठीक है। इसके उलट यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद की विचारधारा क्या कहती है? दुनिया का सबसे कमाल का नियम है यूटिलिटेरियनिज्म। क्यों? सर याद रखिए, दुनिया में जिस चीज की यूटिलिटी है वो एग्जिस्ट करेगी। आप हो, आपके जीवन में कोई हो या आप किसी के जीवन में हो, अगर आपकी यूटिलिटी नहीं है, आपकी उपयोगिता नहीं है, तो आप निकाल के फेंक दिए जाओगे, ठीक है। तो इस नियम को आप यूनिवर्सल नियम मानिए कि दुनिया में यूटिलिटी पे ही चलती है दुनिया। आपके रिश्ते, आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिलेशनशिप सब चलती है यूटिलिटी पे। किसकी यूटिलिटी कितनी है और कब तक है? जब तक आपकी यूटिलिटी है तब तक आपको लोग प्यार करेंगे। जिस दिन आपकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी उस दिन आपको जय श्री राम कह दिया जाएगा, ठीक है, या नमस्ते या अल्लाह हाफिज, कुछ भी कह सकते हैं ऐसे, मतलब सिर्फ जय श्री राम ही नहीं, ठीक है। फिलहाल फिर आ जाते हैं ये उपयोगितावाद की विचारधारा या यूटिलिटेरियनिज्म की विचारधारा क्या कहती है? ये कहती है कि एक घर में आज डिसाइड होना है कि रात को खाने में क्या बनेगा। परिवार में 7 जने हैं और हमने डिसाइड किया कि आज हम बिरयानी बनाएंगे। इस फैसले से घर के 4 जने खुश हैं और 3 जने दुखी हैं। तो ये लिबरलिज्म की विचारधारा के अंदर यूटिलिटेरियनिज्म की जो विचारधारा है या उपयोगितावाद की विचारधारा है वो कहेगी क्योंकि घर में 7 में से 4 जने खुश हैं, मतलब मेजॉरिटी खुश है और माइनॉरिटी दुखी है, कोई बात नहीं, ज्यादा खुश है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पीनेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम हैप्पीनेस। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लोग और ज्यादा से ज्यादा खुशी अगर है तो वो फैसला सही है। सरकार ने एक फैसला बनाया या एक फैसला लिया, ये एक कानून बनाया, एक नियम बनाया जिससे समाज में 70% लोग खुश हैं और 30% दुखी हैं। तो ये उपयोगितावाद की विचारधारा कहेगी क्योंकि 70% लोग खुश हैं, हमें उस फैसले को इंप्लीमेंट करना है, 30% की चिंता मत करो, वो अपने आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी खुश है, मैक्सिमम नंबर खुश हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल खुश हैं और मैक्सिमम हैप्पीनेस है उनकी, ठीक है। वहीं व्यक्तिवाद की विचारधारा इसके उलट क्या कहेगी? नहीं सर, 30% तो छोड़ो, अगर एक व्यक्ति भी दुखी है तो आप नहीं कर सकते। तो ये 2 विभाजन होते हैं लिबरलिज्म की विचारधारा में। और क्या विभाजन होते हैं? लिबरलिज्म की विचारधारा 2 अलग से कॉन्सेप्ट लेके आती है। एक होती है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब संविधानवाद की थ्योरी, और दूसरी होती है थ्योरी ऑफ मार्केट या फिर थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। अंतर क्या है? थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहती है कि देयर मस्ट नॉट बी अनलिमिटेड पावर, मतलब संविधानवाद की थ्योरी कहती है कि अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए किसी एक के हाथ में, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक संस्था हो, एक इंस्टीट्यूशन हो, या एक पार्टी हो, या एक ग्रुप हो, उसके हाथ में अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा था कि राजा के पास या चर्च के पास जब अनसीमित पावर थी तो उन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी थी पूरे समाज की, ठीक है, शोषण कर रखा था, करप्शन था, ये सब था। इसके उलट थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद की विचारधारा कहती है कि हमारे पास चेक एंड बैलेंसेज, नियंत्रण और संतुलन की पॉलिसी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पावर सब ऑर्गन्स के, एक सब ग्रुप्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए, इस तरीके से कि अगर कोई भी अपनी पावर का अननेसेसरी इस्तेमाल करे तो हम उसका विरोध कर सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी एक के पास अननेसेसरी पावर नहीं होगी तो उसका फायदा ये होगा कि वो शोषण नहीं कर सकता, वो निरंकुश नहीं हो सकता, वो डेस्पॉइट नहीं हो सकता, ठीक है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं कर सकता।
इसीलिए थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आप दो चीजों से समझ लें बस, कि पहला पावर डिवाइडेड होगी सबके बीच में इक्वली ताकि चेक एंड बैलेंस रहें, और दूसरा कि एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हुए संतुलन बनाया जा सके, मतलब एक दूसरे पे चेक कर सके कि कोई अननेसेसरी पावर का इस्तेमाल ना करे और अपनी पावर्स को ब्रीच ना करे, और दूसरा कि जो बैलेंस बना रहे सोसाइटी में, ना प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, ना लेजिस्लेचर बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए मतलब विधायिका, और ना ही आपकी न्यायपालिका या जुडिशरी बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, सबके पास सीमित पावर और संतुलन के साथ होनी चाहिए। ये कहती है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म क्या कहती है, या ये बाजारवाद की थ्योरी क्या कहती है, या पूंजीवाद की थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि मार्केट में स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेट तो बनाई गई थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और दूसरी बनाई गई थी आपके प्राकृतिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए। और प्राकृतिक अधिकार कौन से थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की जो विचारधारा, पूंजीवाद का जो थ्योरी है लिबरलिज्म या उदारवाद के अंदर, वो कहती है कि मार्केट के अंदर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य जो है वो मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अगर इंटरफेयर करेगा तो मार्केट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो सवाल उठता है मार्केट काम कैसे करेगा? वो कहता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। मार्केट मैकेनिज्म, उसके अपने प्रोसेस हैं डिमांड एंड सप्लाई के, जिसकी डिमांड होगी उसकी सप्लाई कर दी जाएगी, जिसकी सप्लाई होगी उसकी डिमांड बढ़ा दी जाएगी, इसके हिसाब से काम करेगा। क्लियर? अब हम समझते हैं 3 खंडों में और बढ़ जाती है थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद की विचारधारा 3 हिस्सों में और बढ़ जाती है। कौन सी? पहली आती है क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब शास्त्रीय उदारवाद। ये क्या कहती है? बहुत सिंपल सी बात है, 4 बात समझ लो बस। पहला ये कहता है कि मार्केट में कोई इंटरफेयर नहीं होगा स्टेट का। दूसरा ये कहता है स्टेट लिमिटेड होगी, मिनिमल स्टेट होगी। तीसरी बात ये कहता है कि व्यक्ति जो है वो बौद्धिक है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है। और चौथी बात ये कहता है कि व्यक्ति को कुछ भी स्टेट द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब स्टेट का काम क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर का। स्टेट का काम होगा आपके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। मार्केट काम करेंगे मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। और चौथा, व्यक्ति जो है क्योंकि वो बौद्धिक है, वो अपना अच्छा और बुरा जानता है, तो उसकी निजी जिंदगी में भी कोई इंटरफेयर नहीं होगा। सवाल उठता है कि क्या स्टेट कोई ऐसे नियम बना सकती है, ऐसे कानून बना सकती है जिनसे व्यक्ति की मदद की जा सके? तो ये शास्त्रीय उदारवाद कहता है कि नहीं, स्टेट कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, कुछ भी आपको प्रदान नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है जो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन वो अच्छे स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म में शास्त्रीय उदारवाद कहता है कि क्योंकि एक व्यक्ति अच्छे स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी मेहनत से इसे कमा नहीं सकता, तो स्टेट की बिल्कुल भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसे किसी भी तरीके से कोई मदद प्रदान करे। अगर उसमें शक्ति होगी तो वो अपने आप उसे अर्जित कर लेगा। क्लियर? अब सब देखते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म या ये शास्त्रीय उदारवाद की जो थ्योरी है वो किस किसने दी थी। सबसे पहले ये आपके लॉक को इसका जनक माना जाता है, बेंथम को, एडम स्मिथ को, और जेम्स मिल को भी कुछ हद तक इसका जनक माना जाता है। सिंपल सी बात, 4 बातें हमने समझी क्या कहती है। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद क्या कहता है। आधुनिक उदारवाद कहता है कि भाई व्यक्ति जो है ना वो बौद्धिक है, ठीक है, और स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, वो भी ठीक है, चलो मान लिया हमने, लेकिन कहां तक इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसमें जेएस मिल एक फॉर्मूला के साथ आता है, और जेएस मिल कहता है कि स्टेट इस फॉर्मूला के हिसाब से काम करेगी तो बढ़िया रहेगा। बोले क्या फॉर्मूला है? तो जेएस मिल बताते हैं चाचा ऐसा है, 2 तरीके के काम होते हैं। एक व्यक्ति के निजी काम होते हैं जिसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर पड़ता है, और एक व्यक्ति के ऐसे काम होते हैं जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है या और लोगों पर भी पड़ता है। ठीक है? तो जब तक व्यक्ति अपने निजी काम, ऐसे काम कर रहा है जिसका असर सिर्फ उसकी निजी जिंदगी पर है, ऐसा काम कर रहा है जिसका असर सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी पर है, किसी और पे इफेक्ट नहीं करता, तब तक स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसका असर दूसरे पर भी पड़ता है, उसके पड़ोसी पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, तो स्टेट इंटरफेयर करेगी। समझें, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के सिगरेट पी रहा है, ठीक है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अपने घर में पी रहा है, अपने कमरे में पी रहा है, कैंसर होगा उसे होगा, उससे किसी और को दिक्कत नहीं। लेकिन वही व्यक्ति अगर स्टेशन पर खड़े होकर सिगरेट पी रहा है तो स्टेट इंटरफेयर करेगी। क्यों? क्योंकि अब उसका असर उसके आसपास पड़ने वाले लोगों पर भी होगा। सन 2000 में सिगरेट को पब्लिक प्लेस पे पीना बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर ये क्लेम किया गया था कि भाई मैं नहीं पीता हूँ सिगरेट, तो मेरी जिंदगी पर असर क्यों होगा इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में इस लॉ को बनाया आर्टिकल 21 के अंदर कि आप पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पी सकते हैं। ठीक है? तो पहली बात तो ये समझ में आई हमें। दूसरा,
क्लासिकल लिबरलिज्म या आपका शास्त्रीय उदारवाद से मॉडर्न लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद कैसे अलग है? वो शास्त्रीय उदारवाद कहता है कि स्टेट बिल्कुल भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, और ये आधुनिक उदारवाद जो है ये कहता है कि नहीं यार करेगी। बेसिक मिनिमम नेसेसिटी जो है वो प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है, वो चाहता है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके अंदर कैलिबर नहीं है पैसे कमाने का इतने, तो वो नहीं पढ़ा सकता। तो आधुनिक उदारवाद या मॉडर्न लिबरलिज्म क्या कहेगा कि क्योंकि शिक्षा जो है एक बेसिक अधिकार है, बेसिक नेसेसिटी भी है, तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उसकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करे व्यक्ति की, और व्यक्ति को वो मदद प्रदान करे जिससे उसका बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके। अब कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने आधुनिक उदारवाद या मॉडर्न लिबरलिज्म को के लिए थ्योरी दी? तो फिलोसफिकल फादर मॉडर्न लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद का मानते हैं हम जी एस मिल को, और मॉरल या पूरी एथिकल और मॉरल जो स्ट्रक्चर इसे किया गया वो किया गया टी एच ग्रीन के द्वारा। इसके अलावा थनवे, आर एस थनवे भी इसके एक जनक माने जाते हैं और एक फिलोसफर माने जाते हैं जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। लास्ट, कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म या फिर नियो क्लासिकल लिबरलिज्म, नव शास्त्रीय उदारवाद या कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म। मैं कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म शब्द यूज करूंगा क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है मेरे लिए यूज करने के लिए, या लिबर्टेरियनिज्म शब्द भी कहते हैं इसे, ठीक है। कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म या नव आधुनिक नव शास्त्रीय उदारवाद, ठीक है। इसकी थ्योरी क्या कहती है? इसकी थ्योरी कहती है कि बिल्कुल भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा सर। क्यों? ये कहती है कि व्यक्ति के अंदर क्षमताएं हैं, व्यक्ति की क्षमताओं के हिसाब से व्यक्ति मेहनत करेगा और मेहनत करके वो अर्जित कर लेगा जो वो करना चाहता है, ठीक है। फिर ये कहता है कि अगर स्टेट उसकी मदद करती है तो ये तो फोर्स लेबर हुई। फिर प्रूव करने की कोशिश करता है कि फोर्स लेबर कैसे हुई। वो कहती है कि मान लो मैं जो है वो बहुत अच्छा कमाता हूं, ठीक है, मैं करोड़ों रुपए महीना कमाता हूं, ठीक है। स्टेट इसके हिसाब से मेरे पे टैक्स लगा देता है, ठीक है, कि आप भाई बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो, आपको हमने टैक्स लगा दिया। चलो टैक्स लगा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने टैक्स दे दिया। अब उस टैक्स से मदद कर रहा है वो गरीब आदमी की, गरीब आदमी के बच्चे को पढ़ा रहा है। अरे भाई अगर किसी की मदद करनी है तो मैं करूंगा, वो तो वॉलंटरी है, वो तो मैं अपने आप अपने मन से करूंगा। और जब मैं किसी की मदद अपने मन से करूंगा, वॉलंटरीली करूंगा, तो वो तो चैरिटी कहलाएगी। अगर ये चैरिटी है तो आप इसे मुझ पर थोप कैसे सकते हो? थोप तो नहीं सकते आप मुझे। इसीलिए ये लिबर्टेरियनिज्म या नियो क्लासिकल लिबरलिज्म क्या कहता है कि आप फोर्स लेबर कर रहे हो अगर आप मेरे पे टैक्स लगा के किसी गरीब को मदद कर रहे हो। और मॉडर्न लिबरलिज्म जिसकी बात हमने जस्ट पहले की थी अभी इससे, वो कहता है कि प्रॉपर्टी और इनकम के हिसाब से टैक्स लगा सकते हो। प्रॉपर्टी भी अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर उसकी मदद से आप किसी गरीब बच्चे को या गरीब सेक्शन को या गरीब वर्ग को या पिछड़े वर्ग को मदद करते हो तो आप टैक्स लगा सकते हो इनकम के हिसाब से। कौन कह रहा है बात? ये बात कहता है मॉडर्न लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद। इसके ठीक उलट बात करता है कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म या फिर नियो क्लासिकल लिबरलिज्म या फिर लिबर्टेरियनिज्म। क्या कि आप अगर मेरे पे टैक्स लगा के किसी और को मदद करते हो तो वो फोर्स लेबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चैरिटी अपने मन से होती है, किसी के कराने से नहीं होती। पहले तर्क। दूसरा तर्क कहता है प्रॉपर्टी अनलिमिटेड होनी चाहिए। बोले क्यों? बोले प्रॉपर्टी अनलिमिटेड इसलिए होनी चाहिए कि अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, व्यक्ति अपनी मेहनत से कमा सकता है, ठीक है, तो कितनी भी प्रॉपर्टी अर्जित करे, अगर वो सही तरीके से करता है तो आप कौन उसे रोकने वाले? बोले बिल्कुल सही बात है, हम तो कोई नहीं है उसे रोकने वाले, ठीक है। तो इसकी बात भी करता है नियो क्लासिकल लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म। और क्या कहता है? लिबर्टेरियनिज्म कहता है कि व्यक्ति की जो जरूरतें हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं, वो अचानक से उठती हैं। हर समय की जरूरत अलग होती हैं और वो जरूरतें पैदा होती रहती हैं, नई नई बनती रहती हैं। किसी को भी नहीं पता कल को जरूरत क्या होगी, कल को बेसिक नेसेसिटी क्या होगी, ठीक है। अगर आप कहते हो कि स्टेट जो है वो सबकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करेगा, तो आप ये मान के चल रहे हो कि स्टेट को पहले से पता है कि बेसिक नेसेसिटी क्या होंगी, मतलब आप स्टेट को भगवान कह रहे हो। तो ये कहता है क्योंकि व्यक्ति की नेसेसिटीज बदलती रहती हैं और अचानक से उठती हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, और उनको पूरा करने के जो एक्शन होते हैं, जो डिसीजन ले जाते हैं, वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसीलिए ना तो स्टेट को ये पता है कि बेसिक नेसेसिटी क्या होंगी और ना स्टेट को ये पता है कि वो बेसिक नेसेसिटी पूरी कैसे होंगी। इसीलिए स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है किसी को भी वो चीजें प्रदान करने का जिसको वो अर्जित नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर यह कहेगा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने की, तो उसके बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर? इसके कौन से फिलोसफर हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं? रॉबर्ट नॉजिक इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक को हम एक इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ दिस फिलॉसफी मानते हैं कि उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन किया इस फिलॉसफी के अंदर। साथ ही साथ मिल्टन फ्राइडमैन भी इसके एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफर माने जाते हैं इस फिलॉसफी के अंदर।
इस लिबरलिज्म की फिलॉसफी के अंदर या उदारवाद की फिलॉसफी के अंदर ये 3 मेन विचारधाराएं के रूप में हम देखते हैं इन तीनों को, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म या न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म को। और एज अ फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म इतना ही है। अब समझ लेते हैं कि इसके आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसने हमें दिया। तो आज के समय में जितना आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखते हैं, आप जब व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, सिविल लिबर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आज जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आज जब आप बात करते हैं इंडिविजुअल रैशनल है, आप जब बात करते हैं कि व्यक्ति अपनी चॉइसेस लेने के लिए या चॉइस डिसीजन लेने के लिए फ्री है, वो सब इसी विचारधारा की देन है। क्रम में, एक साथ नहीं, क्रम में, लेकिन हम देखते हैं कि इस विचारधारा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज जब आप बात करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, या फिर आप जब बात करते हैं प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ की, तो वो भी हमें इसी विचारधारा ने दिया है। प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ हॉब्स की देन थी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लॉक की देन थी, ठीक है। और इस विचारधारा का कंट्रीब्यूशन आज के समय में हम अपने इंस्टीट्यूशंस, चेक एंड बैलेंसेस के रूप में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी की पावर बटी हुई है और किस तरीके से वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई, एक शेर है अदम गोंडवी का जो बहुत कमाल के एक शायर रहे हैं, जरूर पढ़िएगा, ढूंढ के पढ़िएगा, कि अमीरी और गरीबी में एक होड़ है, जैसे ये पूंजीवाद की सबसे बड़ी खराबी है, ठीक है। कि पूंजीवाद में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल देशों में एक गिना जाता है, उसमें आप देखते हैं कि हर 7 में से किसी एक व्यक्ति के पास घर नहीं है और बहुत हद तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हॉस्पिटल्स और मेडिकल सर्विसेज इतनी महंगी है कि अफोर्ड नहीं कर सकते आप। फूड बहुत महंगा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत महंगा है, एजुकेशन तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें हैं लिबरलिज्म की, है ना, क्योंकि कोई भी विचारधारा पूरी नहीं होती। अगले चरण में हम और विचारधाराओं को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शायद या तो इन फिलोसफर्स को पढ़ेंगे 1 बाय 1 या फिर एक नई विचारधारा के साथ आएंगे। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पहले आप आइडियोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप किसी फिलोसफर को पढ़ना चाहते हैं बेसिक इस आइडियोलॉजी के। और एंजॉय और खुश रहें, आबाद रहें, मज़े में रहें। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।